हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में हीजनबर्ग्स प्रिंसिपल एंड इट्स सिग्निफिकेंस के विषय में बताएंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में डी ब्रॉगली इक्वेशन के विषय में आपको बताया था और जो बोहर मॉडल था उसके अगेंस्ट में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुई थी, वेव कॉन्सेप्ट। तो इसमें देखिए हीजनबर्ग ने क्या बताया है कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और लगभग प्रकाश की चाल से रिवॉल्व कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में या किसी भी पाथ में, तो उसका एक साथ वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को निर्धारित करना असंभव है। ये हीजनबर्ग ने बताया है। तो इसका देखिए व्यवहारिक कारण क्या है, स्पष्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन जैसा कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर वो किसी भी जगह पर, मान लीजिए आपका ये न्यूक्लियस है और इस जगह पर फर्स्ट ऑर्बिट में कहीं इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है कि ये पार्टिकल और वेव के तरीके से भी व्यवहार करता है। तो जब अगर ये कोई वेव है या अतिसूक्ष्म पार्टिकल है, तो अगर यहाँ पर रिवॉल्यूशन के तहत इसका पोजीशन को ठीक ठीक निर्धारित करेंगे तो इस पर हम हाई इंटेंसिटी का प्रकाश डालेंगे, लाइट डालेंगे। और जब हम उस लाइट को डालेंगे तो हमने आपको ये भी बताया प्रकाश फोटोन के रूप में होता है hν। और जब हम इसमें हाई इंटेंसिटी का प्रकाश डालेंगे तो डेफिनेट है कि इसकी वेलोसिटी में पर्याप्त परिवर्तन आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब इसमें इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन होगा तो हम इसका मोमेंटम या वेलोसिटी को ठीक ठीक से निर्धारित नहीं कर पाएंगे। अब अगर माना कि हमने इसमें हाई इंटेंसिटी का प्रकाश, यानी हम ये भी यहाँ पर देखिए रिलेशन निकल के आता है H और यहाँ पर V इक्वल n लैम्डा से बताया था, n बराबर V अपॉन लैम्डा हो जाएगा। V वेलोसिटी है, n फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है। तो हम इस न्यू की, ये न्यू है एज ए न्यू के तरीके से, तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं V और V की जगह पर C भी डाल सकते हैं, तो hc अपॉन लैम्डा हो जाएगा। इस रिलेशन से स्पष्ट दिख रहा है कि अगर हम वेवलेंथ बड़ा लेते हैं तो एनर्जी कम हो जाएगी, अगर हम वेवलेंथ छोटा लेते हैं तो एनर्जी अधिक हो जाएगी। तो अगर हम कोई भी रेडिएशन अगर लैम्डा वेवलेंथ के आर्डर का ले रहे हैं तो कन्फर्म है कि अगर हम वेवलेंथ को हाई ले रहे हैं तो उसकी पोजीशन को निर्धारित नहीं कर पाएंगे, वेलोसिटी को तो निर्धारित कर ले जाएंगे, पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। इन्हीं बातों का जवाब दिया है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हेडिंग में हीजनबर्ग्स प्रिंसिपल लिखा है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब देखिए इनका क्या स्टेटमेंट आया यहाँ से। इट इज़, आप हेडिंग लगा लेते हैं हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और फिर उसकी डेफिनीशन को, उनके स्टेटमेंट को इस तरीके से नोट कर लेते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू specify
या डिटरमाइन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी, यहाँ पर मोमेंटम भी लिख लेते हैं, आर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक particle microscopic particle with absolute accuracy, यानी it is impossible to determine the position and velocity or momentum of a moving microscopic particle with absolute accuracy, यानी कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म कण है तो उसका एक साथ वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को निर्धारित करना असंभव है। ये हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। कारण आपको बताया कि अब यहाँ से बोर की कॉन्सेप्ट में भी कुछ परिवर्तन आएगा, चूँकि बोर की जो कॉन्सेप्ट थी वो कॉन्सेप्ट थी डेफिनिट ऑर्बिट कॉन्सेप्ट। डेफिनिट ऑर्बिट कॉन्सेप्ट यानी बोर जी ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब देखिए यहाँ पर ये सब बातें ख़त्म हो गई और इस ऑर्बिट के स्थान पर जो कॉन्सेप्ट आया है यहीं से ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट्स, अर्थात इसको हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट यानी ये फिक्स बोर जी कर रहे थे, जबकि अब यहाँ से ये कन्फर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी और कहाँ पर पाया जा रहा है इसकी केवल एक प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रोबेबिलिटी के तहत हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है, न कि डेफिनिट है और उसका वेलोसिटी भी निश्चित है, उसका एंगुलर मोमेंटम भी निश्चित है, ऐसा बोर जी ने जो कहा था। यहीं पर उनका ड्रॉबैक्स था जो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्रूफ हुआ है। अब देखिए इसमें अगर हम पोजीशन और वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी को लेट अस कंसीडर डेल्टा x is the uncertainty in position and delta p is uncertainty in momentum। तो इनका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा हीजनबर्ग का कि डेल्टा x और डेल्टा p इन दोनों का जो मल्टीपल होगा तो अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू हीजनबर्ग डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल एच अपॉन 4 पाई के होगा। यानी हीजनबर्ग ने ये बताया है अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है और उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी है तो उनका जो गुणनफल होगा वो एच अपॉन 4 पाई से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता। अब देखिए चूँकि डेल्टा पी, पहले तो पी इक्वल लिख लेते हैं एम बी, तो डेल्टा पी एम डेल्टा वी हो जाएगा। एम चूँकि यहाँ पर एम में अनिश्चितता नहीं होगी, मास है, जिस तरीके से हम 9th में 10th में क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यक्ति है और उसका पृथ्वी पर द्रव्यमान मास 60 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर क्या होगा, तो मास तो सदैव 60 ही रहेगा लेकिन उसके वेट में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से यहाँ एम चेंज नहीं है। डेल्टा वी माने वेलोसिटी में अनिश्चितता आएगी, एम में अनिश्चितता नहीं आएगी। तो अगर इस मान को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल एच अपॉन 4 पाई एम। ये हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। अब देखिए यहाँ पर h अपॉन 4 पाई, तो यहाँ h आपको कई बार बता दिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट है। m मास ऑफ पार्टिकल है और पाई की वैल्यू आप जानते हैं यहाँ 22/7 या 3.14 रहता है। तो इस तरीके से अगर m इलेक्ट्रॉन के लिए विशेष तौर पर यहाँ पर बताया है तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर बराबर एच अपॉन 4 पाई एम के होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये भी एक कंक्लूजन निकलता है, क्या हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसा संभव है? तो दैनिक जीवन में ये इसलिए संभव नहीं है कि अगर इसको डेल्टा एक्स डेल्टा वी के इस रिलेशन को गौर से देखें तो m डिनोमिनेटर में आता है। m का मान अर्थात किसी पार्टिकल का मास जितना अधिक होगा उसकी अनसर्टेनिटी उतनी कम हो जाएगी। अब m का मान जितना कम होगा अनसर्टेनिटी उतनी अधिक हो जाएगी। तो अब इस रिलेशन से बिल्कुल स्पष्ट है कि सामान्य जीवन में अगर कहीं मान लीजिए 0.1 किलोग्राम तक की बात कर दी जाए और 0.1 किलोग्राम की बात करते हुए अगर यहाँ पर उस मान को रख दिया जाए तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का मान इतना कम आएगा जिसको हम किसी भी कितना भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हो उससे उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो कन्फर्म है सामान्य जीवन में हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की उपयोगिता नहीं है। अब देखिए अगर यहीं पर हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इलेक्ट्रॉन के लिए लागू करते हैं तो इसमें अनसर्टेनिटी देखिए, इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 0.1 किलोग्राम
का अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लागू करते हैं तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 4 इंटू 3.14 इंटू 0.1 कर लेते हैं। अब अगर इस मान को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये ग्रेटर देन या बराबर कितना आ जाएगा, ओवरऑल अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं तो ये 4 3 जा 12 हो जाएगा और उसके 0.12 हो जाएगा, इसमें 6 है। ओवरऑल ये आपका 10 टू दी पावर माइनस 35 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये अप्रॉक्सीमेट आएगा। अब देखिए 10 टू दी पावर माइनस 35 डेल्टा एक्स और डेल्टा वी अर्थात पोजीशन में अनसर्टेनिटी और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी का मान बहुत कम आ रहा है, जिसको हम फील भी नहीं कर सकते हैं, आभास भी नहीं कर सकते हैं और इसको हम नेगलेक्ट मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। इसलिए सामान्य जीवन में हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कोई महत्ता नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन जैसा जो पार्टिकल है फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है 9.108 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम अनसर्टेनिटीज़ का मल्टीपल पता करते हैं 6.626 10 टू दी पावर माइनस 34 और ये 4 इंटू 3.14 9.108 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अब देखिए ये मान अगर इसका पूरा इसके थ्रू कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये 5.79 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आता है। अब ये वेलोसिटी एंड पोजीशन में अनसर्टेनिटी का गुणनफल इतना बड़ा है जिसको हम किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल और लगभग प्रकाश की चाल से चलने वाले जो पार्टिकल होते हैं उनके लिए हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होता है। तो अब एक बात यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, विशेष तौर पर उन बच्चों के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं, नीट है, जी है, कि क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता है। हम हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इस चीज़ को भी प्रूफ कर लेते हैं। अब देखिए किसी एटम का जो न्यूक्लियस है उसका डायमीटर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। तो इसका भी आंसर है इसमें, चूँकि जो डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस है वो 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर के आर्डर का होता है। अब देखिए तय है कि जब न्यूक्लियस का डायामीटर अगर इस आर्डर का है तो इसमें अनसर्टेनिटी इससे अधिक नहीं हो सकती।
इम्पॉसिबल। अब मैक्सिमम अनसर्टेनिटी यही हो सकती है 10⁻⁻15 मीटर का। अगर इस मान को हम डेल्टा x डेल्टा v ग्रेटर देन h/4πm, तो इसके लिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं 4πm इंटू डेल्टा x आ जाएगा। ये h का मान 6.626 माइनस 34, 4 इंटू 3.14 और ये 9.108 माइनस 31 10⁻⁻15। ये इससे अधिक इसमें अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। अब देखिए, अगर सब कुछ देखें तो अभी आपको मैंने कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए कराया था, तो ये तो चीज़ लिखा ही था, 4 ये सब कुछ लिखा था और मान आया था 5.79 इंटू 10⁻⁻5। ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻15 हो जाएगा, तो 5.79 ये 10 आ जाएगा। तो इसका मान ग्रेटर देन आर बराबर 5.79 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए डेल्टा v यानी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की वेलोसिटी से भी अधिक आ रही है। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी मूविंग पार्टिकल में अनसर्टेनिटी लाइट की वेलोसिटी से अधिक आ जाए। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं हो सकता, यानी इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ये भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्लियर होता है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोर की उस कॉन्सेप्ट को भी डिनाई कर दिया जो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट की बात कर रहे थे, एक निश्चित मोमेंटम की बात हो रही थी। तो अब यहाँ पर वेव कॉन्सेप्ट से जो बोर की कॉन्सेप्ट थी वो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट या प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो गई। तो आज आपको हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स सिग्निफिकेंस बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।